आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। साल 2016 में एक फिल्म आई थी, शायद आपने भी देखी हो या जानते भी हो। नाम है अरूवी, तमिल फिल्म है। एक लड़की की कहानी है इसमें। कॉलेज में वो पढ़ती है और उसे एड्स हो जाता है। उसके घर वालों को लगता है कि उसने किसी के साथ सेक्स किया होगा, इस वजह से घर वाले उसे घर से निकाल देते हैं। पूरी फिल्म उसके इसी स्ट्रगल पर बेस्ड है। कई और फिल्में बनी हैं इस विषय पर, यानी एड्स जैसे बीमारियों पर, जैसे माय ब्रदर निखिल और फिर मिलेंगे। अगर हम विदेशी फिल्मों की बात करें तो फिलाडेल्फिया जैसी कई फिल्मों ने सिर्फ एड्स का मुद्दा नहीं उठाया, बल्कि कई सामाजिक समस्याओं को भी सामने लाया है। ये कह पाना भी मुश्किल है कि फिल्मों की वजह से समाज का रुख बदला या फिर समाज खुद इन विषयों पर बात करने को तैयार हो चला था, जिससे ये फिल्में सफल हो पाई। हो सकता है शायद दोनों ही फैक्टर्स हों। पर आज भी HIV एड्स के बारे में बात करना अगर हम शुरू करें तो बस ऐसी बातें अपना मुंह उठाए बाहर झांकने लगती है जिन्हें समाज अपनी पूरी ताकत से छुपा के रखना चाहता है। रियल लाइफ में भी अगर हम सुन लेते हैं कि कोई HIV पॉजिटिव है, उसे एड्स हो गया है, तो ज़्यादातर लोग उसके बारे में यही राय बना लेते हैं कि वो व्यक्ति कई लोगों के साथ संबंध रखता है या रखती है, इस वजह से उसे ये बीमारी हुई। पर क्या वाकई ऐसा है? एड्स के बारे में और आपको क्या क्या जानने की ज़रूरत है जो हम नहीं जानते हैं और बेवजह इन सब चीज़ों पर विश्वास करते हैं? आज हेलो डॉक्टर में बात इसी पर होगी। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर, मेरी यानी खुशबू के साथ। हेलो डॉक्टर। हर साल 1 दिसंबर को एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व भर में एड्स दिवस मनाया जाता है। इसे वर्ल्ड एड्स डे बोलते हैं। अब तक दुनिया भर में करीब 40 मिलियन लोगों की जान लेने की वजह से HIV एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा बना हुआ है। WHO के मुताबिक अभी भी ये वायरस हर साल लाखों लोगों को संक्रमित कर रहा है। 2021 के आखिर तक दुनिया में आप मानकर चलिए कि 3,84,00,000 लोग ऐसे थे जो इस वायरस से संक्रमित थे। 2021 में दुनिया भर में 6.5 लाख लोगों की मौत का कारण HIV ही था। नाको के मुताबिक 2021 में भारत में एड्स के 62,967 नए मामले सामने आए थे और 41,968 लोगों की मौत हो गई थी, यानी हर दिन औसतन 115 मौतें। WHO का कहना है कि कोरोना की वजह से HIV एड्स की रोकथाम का काम नहीं हो पाया है और हो सकता है कि इसके कारण अगले साल 10 साल में 77 लाख लोगों की मौत हो जाए। इसलिए हम आज बात करेंगे एड्स और HIV के बारे में, इसके अंतर के बारे में जो बेसिकली लोगों को पता नहीं होता है। आज हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अमित नंद कुमार ड्रेविड। डॉक्टर अमित महाराष्ट्र के पूना हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में HIV मेडिसिन और इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट हैं। पिछले 13 सालों का उनका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो आज इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे इसका इलाज क्या है, इससे बचने के तरीके क्या हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में इग्नोर करते जाते हैं, जिसकी वजह से इस बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। स्वागत है डॉक्टर अमित ड्रेविड आपका आज तक रेडियो पर। नमस्ते खुशबू जी, मुझे भी आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है। तो डॉक्टर अमित, हम आज एड्स पर बात करने वाले हैं। अभी पिछले हफ्ते ही 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे था। सबसे बड़ी चीज़ है जो लोगों को अक्सर नहीं पता होता एड्स को लेकर, वो ये कि HIV और एड्स, इन दोनों में फ़र्क क्या है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले तो आप इसी फ़र्क को अगर समझा सके हमारे ऑडियंस को कि HIV और एड्स में क्या फ़र्क होता है। बराबर। तो HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी, ये एक वायरस है, एक विषाणु है और वो अपने शरीर में जब अंदर जाता है तो जो अपने को इन्फेक्शन होता है उसको HIV का इन्फेक्शन बोलते हैं। ये जो विषाणु है फिर धीरे धीरे अपनी शरीर की जो प्रतिकार शक्ति है, जो हम CD4 सेल्स के ब्लड टेस्ट से गिनते हैं, वो उसको धीरे धीरे मारना शुरू करता है, अपनी प्रतिकार शक्ति कम करने लगता है। और ये सब प्रतिकार शक्ति कम करते करते उसको 8-10 साल लग जाते हैं इस विषाणु को। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब अपने शरीर में HIV फर्स्ट टाइम एंट्री करता है तब आपको कोई सिम्टम नहीं होते, लगभग 8 से 10 साल आपको कोई सिम्टम नहीं होते, तब आपकी स्टेज सिर्फ HIV की ही होती है। लेकिन जब आपकी प्रतिकार शक्ति बहुत कम हो जाती है, आपका CD4 काउंट 200 के नीचे आ जाता है और जब आपको
दूसरी बीमारियां होना चालू हो जाती है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है या हर्पीज है या आपको कैंसर की बीमारी है या निमोनिया की बीमारी है, ये जब होना चालू हो जाता है या जो लास्ट स्टेज आप पहुंच जाते हैं उसको एड्स की स्टेज बोलते हैं, जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इस नाम से जानते हैं। तो एचआईवी और एड्स ये दो विषाणु के इन्फेक्शन की अलग अलग पहलियां हैं। जो फर्स्ट स्टेज होता है उसको एचआईवी बोलते हैं, जो लास्ट स्टेज होता है उसको एड्स बोलते हैं। दूसरा ये कि ये जो एचआईवी के सिम्टम्स हैं, जैसे हमें सर्दी जुकाम होता है, तो एक होता है ना, आप बाहर से नोटिस कर सकते हैं, जैसे आपको थकान हो रही है, आपके नाक में दर्द हो बराबर रहा है, आपका बदन दर्द हो रहा है, आपका सर भारी है, नाक में इरिटेशन हो रही है। ये सारे सिम्टम्स है जो हम बाहर से उसको बराबर आइडेंटिफाई करके ये कह सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे सर्दी जुकाम हो गई है। क्या बराबर जो सिम्टम्स होते हैं एचआईवी के, उसके साथ भी ऐसा ही है? क्या उसको आउटर मतलब उसको पहचाना जा सकता है कि हाँ, दिस आर द सिम्टम्स बराबर। ऑफ एचआईवी? तो देखिए, जैसे खुशबू जी मैंने बताया कि एक बार एचआईवी आपके शरीर में एंट्री हो गया तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि 8-10 साल तक आपको कोई सिम्टम नहीं दिखेगा। तो आदमी एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त रहता है, काम करते रहता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रतिकार शक्ति कम होती जाएगी, लगभग एक 5-6 साल बाद आपको ये नोटिस होना चालू हो जाएगा कि आपका वजन घट रहा है, वेट लॉस हो रहा है आपका, या आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, मतलब आपको रिपीटेड साइनोसाइटिस हो रहा है, रिपीटेड कफ फीवर हो रहा है, आपको बार बार लूज मोशंस हो रहे हैं, आपको बार बार अस्पताल में जाके गोलियां लेनी पड़ रही है। फिर कुछ कुछ चीजें होना आपके साथ चालू हो जाती है। फर्स्ट हम जिसको हर्पीज जोस्टर बोलते हैं या नागिन की बीमारी बोलते हैं, वो आपको हो जाती है, या आपको बार बार निमोनिया हो जाता है, या ट्यूबरक्लोसिस टीबी या क्षय रोग जिसको हम बोलते हैं वो आपको हो जाता है, छाती का या पेट का टीबी हो जाता है, या महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर जो हम बोलते हैं कि पिशविका कैंसर जो हम बोलते हैं वो हो जाता है। तो ये सब चीजें जो है आपको होना चालू हो जाती है। वेट लॉस होना, लूज मोशंस होना, बार बार लूज मोशंस होना, निमोनिया होना, टीबी होना, हर्पीज होना, ये सब जब आपको चालू हो जाता है तब ये इंडिकेटर साइंस है कि शायद आपकी इम्यूनिटी घट रही है। और जिन लोगों को ये सब हुआ है उन लोगों ने तो आगे चल के एचआईवी की टेस्ट इमीडिएटली करा लेनी चाहिए। या आपको बार बार बुखार आ रहा है और वो जो बुखार आ रहा है वो एक एक महीना रह रहा है, क्योंकि ये सब एचआईवी होने की एक आशंका जताते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे टीबी के पेशेंट को एचआईवी होता ही है या सारे पेशेंट जिनको लूज मोशन होते हैं उनको एचआईवी होता ही है, लेकिन हो सकता है कि इनमें हो। और ऐसे अगर आपने जल्दी आके टेस्ट करा लिया तो हम जल्दी ट्रीटमेंट आपको चालू कर सकते हैं। जी। और ये जो सिम्टम्स हैं डॉक्टर अमित, जो आप बता रहे थे अभी, क्या ये जो सिम्टम्स है वो वुमेन और मेन में कुछ डिफर भी करता है, या फिर ये ओवरऑल लाइक वुमेन और मेन दोनों के लिए सेम है? इंडिया में देखा गया है कि ये जो डिसीज है वो मर्दों में या मेन में ज्यादा सीरियस होता है, और वो उनके जो सिम्टम्स है वो ज्यादा फास्ट डेवलप होते हैं और मेन ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। और विमेन है उनके सिम्टम्स थोड़े सौम्य रहते हैं और उनमें प्रोग्नोसिस जो है वो ज्यादा बेटर रहता है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए वर्ल्ड वाइड तो मोर और लेस सिम्टम्स मेन या विमेन में सेम ही रहते हैं। जो मैंने बताया कि बुखार आना, वजन घटना, लूज मोशंस होना, टीबी होना, ये सारे सिम्टम्स हमने भारत में मेन और विमेन दोनों में देखे हैं, मर्दों में देखे हैं, औरतों में देखे हैं। लेकिन वर्ल्ड वाइड ऐसा देखा गया है कि ज्यादा ये सिम्टम्स मर्दों में ज्यादा आते हैं और उनको ज्यादा सीरियस भी होते हैं। और जैसे कि डॉक्टर अमित, आपने कहा कि जो सिम्टम्स मैं बता रहा हूँ ये एक तरह से आशंका जताते हैं कि आपको एड्स हो सकता है। ज़रूरी नहीं है बराबर। कि अगर आपको हो रहा है तो आपको करेक्ट। एड्स आपको जांच करवाने की ज़रूरत है, आपको वही होगा। लेकिन आपको करवा करेक्ट। लेना चाहिए फॉर लाइक प्रिकॉशन के लिए। लेकिन एचआईवी और एड्स, ये जो बीमारी है सर, इसको सुनते ही लोगों के मन में कई तरह की धारणाएं हैं। लोग करेक्ट। शर्माते हैं, उसको छुपाना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते हैं। तो टेस्ट कराना तो बहुत दूर की बात है। तो बराबर। मतलब आप हमारे ऑडियंस को क्या बताना चाहते हैं कि जो टेस्ट है वो कितना इजीली एक्सेसिबल है, और तरीके की बातें सोचते हैं, अगर वो आप उसे क्लियर कर सकें कि कितना करेक्ट। आसान है बल्कि? करेक्ट। देखिए, मैं अपने ऑडियंस को पहले ये बता देना चाहता हूँ कि पहले जैसा जो डर एचआईवी के बारे में था वो अभी नहीं रहा। पहले एचआईवी को एक श्योर शॉट किलर डिसीज के बारे में देखा जाता था कि भाई आपको एचआईवी हो गया या आपको एड्स हो गया तो आपकी मौत तय है। ये ऐसे 20-25 साल पहले की धारणा थी।
लेकिन इस 20-25 सालों में बहुत चेंज आया है इस डिसीज में, बहुत प्रगति कर ली है मेडिकल साइंस ने, और अभी ये बीमारी डायबिटीज या ब्लड प्रेशर जैसी क्रॉनिक मैनेजेबल इलनेस हो गई है कि आप उम्र भर गोली खाओ और उम्र भर इस बीमारी को कंट्रोल में रखो। लेकिन अगर आप टेस्ट ही नहीं कराएंगे और आप अगर बताए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको एचआईवी है या नहीं, तो ये बीमारी धीरे धीरे, जैसा मैंने बताया, लगभग 8-10 साल में आपके शरीर में बढ़ती रहेगी और वो इतने स्टेज तक बढ़ जाएगी कि आपको एड्स हो जाएगा और फिर आपको बचा पाना डॉक्टरों के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। और हम तो अभी लोगों को ये भी गारंटी दे सकते हैं कि आप जितनी जिंदगी आपको एचआईवी के बिना मिलने वाली थी वो आज भी गोली के साथ मिल सकती है। इसलिए मेरे सारे श्रोताओं को यही विनती है कि आपको अगर जो मैंने सिम्टम बताए वो है तो आगे आके आप टेस्ट कराइए। बिल्कुल, मैं तो ये कहूँ कि आज तो ऐसी स्थिति है कि अगर आपको शादी करनी है तो भी एक प्री मैरिटल एचआईवी टेस्ट करवा लीजिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार लोगों के पास कोई सिम्टम नहीं होते या कोई भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है तो आगे आके आप एक टेस्ट करवा लीजिए। आप जब ये टेस्ट करवाते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये मैंडेटरी करवा दिया है कि आपकी प्राइवेसी किसी भी हालत में प्रोटेक्ट की जाएगी। आप प्राइवेट में टेस्ट कराएं, आप गवर्नमेंट में टेस्ट कराएं, ये एक नोटिफाइबल डिसीज है। हमको गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि हमारे कितने टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, लेकिन आपका नाम, आपका गांव, आपका एज, आपका पता टोटली गोपनीय रखा जाता है। कहीं भी इसका नाम बाहर नहीं आता, सिर्फ आपके डॉक्टर को पता होता है कि आपको एचआईवी का बीमारी है और आप वो टेस्ट करा के ट्रीटमेंट चालू कर रहे हैं। इसलिए आगे आइए। इसका मैं जानता हूं कि इसको सोशल मान्यता है नहीं, इस बीमारी को स्टिग्मा आपको फेस करना पड़ता है कि अगर आपका एचआईवी टेस्ट बाहर आ गया, लोगों को पता चल गया कि मैं पॉजिटिव हूं, तो समाज में अभी भी वो मान्यता एचआईवी पॉजिटिव आदमी को नहीं है। मैं इस मेडिकल फील्ड में हूं, मैं खुद हर साल मेरी एक एचआईवी टेस्ट करवा लेता हूं और खुद ये आश्वस्त हो जाता हूं कि भाई मैं एचआईवी नेगेटिव हूं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और हम स्टिग्मा की बात डॉक्टर अमित कर रहे थे, तो जैसे कई फिल्में बनी हैं जिसका एक तरह से जो उस कैरेक्टर का स्ट्रगल होता है वो इसी पर बेस्ड होता है कि बाहर वालों को, सोसाइटी वालों को, घर वालों को लगता है कि उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया होगा, इसीलिए उसे इसीलिए हुआ है। HIV करेक्ट, एड्स हुआ है, राइट? करेक्ट, लेकिन करेक्ट। एज अ डॉक्टर आप क्या, मतलब हमारे ऑडियंस को इसके बारे में क्या क्लियर करना चाहते हैं? क्या वाकई सिर्फ ये एक वजह है या फिर और भी कई तरीके हैं आपके शरीर में इस वायरस के घुसने के? बराबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही मैडम कि ये जो एचआईवी का डायग्नोसिस है वो जोड़ा जाता है शरीर संबंधों से, और वो भी इलिसिट शरीर संबंधों से। तो मैं ये मेरे श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि हाँ, ये सच है कि इंडिया में जो मेजर एचआईवी इन्फेक्शंस हुए हैं वो शरीर संबंध के कारण, या हम जिसको बोलते हैं कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण ही होते हैं। लेकिन और भी अलग अलग राहें हैं जिससे ये एचआईवी शरीर में एंटर हो सकता है। पहला कि आपको अगर दूषित ब्लड या दूषित ब्लड प्रोडक्ट्स चढ़ाए जाए तो हो सकता है, या एक माँ को तो ड्यूरिंग डिलीवरी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक माँ अपने बच्चे को ये एचआईवी ट्रांसफर कर सकती है, या ये जो अनस्टेरिलाइज्ड नीडल्स है जो लोग यूज करते हैं ड्रग्स लेने के लिए या टैटूज बनाने के लिए, उससे भी ये इन्फेक्शन एचआईवी का फैल सकता है। इसलिए बहुत सारे, मैं मानता हूं कि शरीर संबंध ये एक मेजर फैक्टर है, लेकिन बाकी के भी वेज है जहां से एचआईवी आपके शरीर में एंटर कर सकता है। जैसे मैंने बताया, मैं खुद एक डॉक्टर हूं, मैं कभी कभी कोई इलाज करने जाता हूं तब मैं सिरिंज नीडल यूज करता हूं। वो नीडल अगर मेरे को प्रिक हो गई तो मुझे भी एचआईवी की ये हो सकती है। तो हर टाइम हम आदमी के कैरेक्टर पे शक नहीं कर सकते, उसको हम स्टिग्मेटाइज नहीं कर सकते, उसको हम समाज से बाहर नहीं कर सकते। एचआईवी हुआ है, ठीक है, इसके आगे ट्रीटमेंट उपलब्ध है, आप वो लीजिए और उसको समाज में लेके आइए। जब तक ये डिस्क्रिमिनेशन एचआईवी का कम नहीं होगा तब तक एज इंडिया हम इस डिसीज को इस देश से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और ये तो डॉक्टर साहब आपने ये बताया कि किन किन वजहों से HIV जो है आपको हो सकता है। लेकिन हम मूवी की ही बात से क्वेश्चन पर आए थे। मूवी में हमने ये भी देखा है, कई सारे हमारे पास रेफरेंसेस हैं कि लोग, जब लोगों को पता चलता है कि इस इंसान को HIV है तो लोग उससे एक तरह से छुआछूत की तरह बिहेव करते हैं। लाइक करेक्ट, उनका करेक्ट, हाथ से छुआ हुआ कोई चीज नहीं लेना है या पीना नहीं है। तो एक बार बराबर, आप जो ये मिथ्स हैं इसके अराउंड वो भी क्लियर करते जाएं बराबर, कि कैसे नहीं फैलता है HIV। एब्सोल्युटली। तो बहुत सारे मिथ्स हैं इस बीमारी के बारे में, और बहुत सारे मेरे पेशेंट्स भी मुझे ये पूछते हैं
कि मैं अगर HIV पॉजिटिव हूँ तो मैं मेरे फैमिली के लिए खाना बना सकती हूँ क्या, उनके कपड़े धो सकती हूँ क्या। तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप HIV पॉजिटिव है तो भी आप ये वायरस दूसरे आदमी को शरीर संबंधों के द्वारा ही ट्रांसफर कर सकते हैं, या आपका खून आपने डोनेट किया और वो दूसरे आदमी को चला गया तो ही ये वायरस फैल सकता है। खाना बनाने से, कपड़े धोने से, या समझो आपके हाथ को कट गया और वो खून किसी के शरीर पे गिर गया, वैसे ये बीमारी नहीं फैलता है। बहुत बार मेरे को लोग पूछते हैं कि सर मेरे घर में HIV पॉजिटिव आदमी है तो मैं टॉयलेट की यूज कर सकता हूँ क्या, टॉवेल यूज कर सकता हूँ क्या। तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल यूज कर सकते हो। आप सेम टॉयलेट यूज कर सकते हो, आप सेम बेड शेयर कर सकते हो, आप टॉवेल्स यूज कर सकते हो, उसके कपड़े पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक ही घर में रह सकते हो, नॉर्मल रह सकते हो। जो काम आप HIV पॉजिटिव के डायग्नोसिस से पहले करते थे वो सब उस व्यक्ति के साथ कर सकते हो। सिर्फ शरीर संबंध जो है जब आते हैं तो हम कंडोम इस्तेमाल करने के लिए लोगों को बोलते हैं, और आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, इतना उनको एडवाइस देते हैं। तीसरी बात, आपका टूथब्रश और आपका शेविंग का सामान अलग रखिए, क्योंकि कब बहुत बार शेविंग के सामान में अपना ब्लड है जो ट्रांसमिट हो सकता है दूसरे को। इसलिए अगर HIV पॉजिटिव है तो शरीर संबंध जब आप रखते हैं तो कंडोम यूज कीजिए, ब्लड डोनेट मत कीजिए, और अपना शेविंग किट और अपना टूथब्रश अलग रखिए। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक साथ रहिए और एकदम एज अ फैमिली जिए। आप दूसरों को खाना खिलाने से या छोटे बच्चों का चुंबन लेने से ये बीमारी आप दूसरों को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। डॉक्टर अमित, जैसे आपने कहा कि इंटर कोर्स के दौरान आपको एज अ प्रिकॉशन कॉन्डोम यूज़ करना चाहिए। लेकिन एक फिर यहाँ से एक ये भी सवाल लोगों के मन में उठ सकता है कि मैं एज अ प्रिकॉशन कॉन्डोम यूज़ करता हूँ तो मुझे HIV हो ही नहीं सकता है। क्या ऐसा सच में पॉसिबल है कि आप अगर आप कॉन्डोम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ही आप लाइक सेफ हैं HIV से, और नहीं तो फिर आप नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सेफ नहीं हैं? देखिए, जैसा मैंने बताया कि कॉन्डम एक मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, मैं तो हमेशा कहता हूं कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं रखना चाहिए, कॉन्डोम यूज करना चाहिए। तभी मेरे को लोग पूछते हैं कि तो क्या ये 100% इफेक्टिव है? तो ऐसा नहीं है। स्टडीज बोलते हैं कि लगभग ये 98 to 99% इफेक्टिव है। वर्ल्ड वाइड कॉन्डोम फेलियर के चांसेस देखे गए हैं, और कॉन्डोम यूज करते हुए भी HIV ट्रांसमिट होना देखा गया है कि कभी कभी कॉन्डम स्लिप हो जाता है, कॉन्डम फट जाता है। तो मेरे को बहुत बार लोग कहते हैं कि फिर, तो जैसा मैंने बताया कि HIV का जो ट्रांसमिशन है वो पर एक्ट लगभग 1000 बार आपके संबंध आए तो एक बार HIV होगा। अगर आप कॉन्डोम यूज करें तो ये रिस्क भी लगभग 90-95% कम हो जाएगी। सो इट इज नॉट फुल प्रूफ, लेकिन ये HIV होने का चांस आपका बेहद बेहद कम कर देता है। और जैसा मैंने बताया कि अगर आपका कॉन्डोम स्लिप भी हो गया या फट भी गया तो भी कॉन्डोम में एक केमिकल होता है जो HIV को मार देता है। इसलिए ये भी आप टेंशन ना लीजिए कि कंडोम आपका स्लिप हो गया या फट गया तो भी आपको ट्रांसमिशन का रिस्क बहुत कम है। जैसा मैंने बताया, जीरो नहीं है लेकिन लगभग जीरो है। इसलिए एज ऑफ नाउ यूथ के लिए, टू प्रिवेंट नॉट जस्ट HIV बट अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस ऑल्सो, क्योंकि HIV के साथ बाकी की भी बीमारियां फैलती है जैसे सिफिलिस है, हर्पीज है, उनको भी प्रिवेंट करने के लिए कॉन्डम इज द बेस्ट डिवाइस वी हैव एज ऑफ नाउ फॉर अ पर्सन हु इज HIV नेगेटिव। डॉक्टर अमित, आपका मतलब इतने साल का एक्सपीरियंस रहा है, आपने कई सारे HIV एड्स के पेशेंट्स देखे होंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि किस उम्र में जो मरीज़ हैं इस बीमारी को लेकर ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं कुछ सालों में, या फिर आपने क्या चेंज देखा है मतलब एज ग्रुप को लेकर? बराबर, बराबर। सी देखिए, ये जो बीमारी है वो जब पहले देखी गई थी लगभग 20-25 साल पहले, तो वो वर्किंग एज पॉपुलेशन में देखी गई थी। लगभग 15 से 40 साल में ये बीमारी हमको दिखती थी, इसके ज्यादा पेशेंट्स दिखते थे। इस देश ने जब से ट्रीटमेंट चालू किया है ये बीमारी के लिए, तब से कुछ कुछ चीजें बदली है। जैसा मैंने बताया कि पहले हम छोटे बच्चों में भी ये बीमारी देखते थे जिनको ट्रांसमिशन अपनी प्रेग्नेंट मदर से हुआ है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग डिलीवरी या ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ये प्रमाण जो है ये लगभग एकदम कम हो गया है, बहुत कम। इसलिए अभी हम मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV लगभग बेहद कम देखते हैं।
दूसरी बात, हमने जो ब्लड प्रोडक्ट्स है अपने, जो ब्लड बैंक में होता है, होल ब्लड या प्लेटलेट या प्लाज्मा, उन सब का ब्लैंकेट एचआईवी टेस्टिंग हम करते हैं, जिसके कारण ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होने वाला एचआईवी भी बेहद कम हो गया है। और तीसरी बात कि हमने अभी जो ट्रीटमेंट चालू कर दिया है, जिसके कारण जो बूढ़े लोग हैं उनमें अभी बीमारी भी देखना चालू कर दिया है। इसलिए अभी वर्किंग एज पॉपुलेशन तो हमको दिखता ही है, लेकिन जो कुछ पेशेंट अभी बूढ़े लोग भी आ रहे हैं, मतलब 40 से 60 के बीच में भी हमको पेशेंट्स दिखने चालू हो गए हैं। सो एक ग्रेइंग ऑफ एपिडेमिक हो गया है कि बूढ़े लोग फिलहाल हमको दिखने लगे हैं, लेकिन फिर भी अभी प्रिडोमिनेंटली ये बीमारी वर्किंग एज लोगों की ही है। और इसको लेकर अभी भी जैसे हमारे पास एक पुख्ता इलाज नहीं है, वैक्सीन्स भी कई बार ट्रायल्स हुए हैं पर अब तक इसके लिए एक ठोस वैक्सीन नहीं है। एज अ डॉक्टर, जो एज अ पब्लिक जो जेस्चर होना चाहिए पब्लिक का कि वो उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने सिम्टम्स को पर गौर करें, सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाते वक्त या जो भी चीज़ों की वजह से वायरस आपके शरीर में जाता है, उन सब चीज़ों पर ध्यान दें, सही समय पर टेस्ट करवाएं। ये तो पब्लिक की जिम्मेदारी डॉक्टर अमित हो गई, बराबर। जो उनको 100% करनी चाहिए। पर एज अ डॉक्टर अगर हम आपसे एक अदर साइड पूछें कि पॉलिसी लेवल पर या सरकार की तरफ से किस तरह की चीजें हैं जिस पर अभी भी काम करने की जरूरत है, ताकि ये जो दवा है, जैसे हमने अभी इसी साल कई महीनों पहले ये सुना था कि लोगों तक दवाइयाँ नहीं पहुंच रही है, बराबर। शॉर्टेज है दवाइयों की। तो कैसे बराबर। ये जो जैसे इस बार का जो थीम था वर्ल्ड एड्स डे का, वो था इक्वलाइज करने बराबर। की जरूरत है हमें। तो मतलब आप क्या देखते हैं पॉलिसी लेवल पर अभी हमें और क्या करने की जरूरत है ताकि इस इलाज तक लोगों की पहुंच बन सके, जागरूकता फैल सके? बराबर। देखिए, 20 सालों में एचआईवी के बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस आई है, नॉट जस्ट एट पब्लिक लेवल, इवन गवर्नमेंट लेवल। जैसा मैंने बताया कि 2002 में इंडिया ने अपना फ्री एआरटी प्रोग्राम चालू किया। एआरटी मतलब एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, मतलब एचआईवी की ट्रीटमेंट वाली थेरेपी। तो ये जो ट्रीटमेंट है वो गवर्नमेंट ने फ्री देना चालू किया, कुछ कुछ ड्रग्स फ्री देना चालू किया थ्रू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, सब सेंटर्स, यहाँ से चालू किया। और 2002 से लेके 2022 तक लगभग अभी इंडिया में ऑलमोस्ट एक 17 से 18 लाख लोग हैं जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं इस बीमारी के लिए। 90% लोग गवर्नमेंट फ्री एआरटी से ट्रीटमेंट लेते हैं, लगभग 10% प्राइवेट सेक्टर में ट्रीटमेंट लेते हैं। गवर्नमेंट में ट्रीटमेंट फ्री मिलती है, प्राइवेट सेक्टर में सब्सिडाइज्ड मिलती है। और लगभग 17 से 18 लाख लोग अभी फिलहाल ट्रीटमेंट पे भारत में है। लेकिन टोटल पॉपुलेशन एचआईवी पॉजिटिव का भारत में कितना है? लगभग 23 से 24 लाख। सो ऑलमोस्ट 5-6 लाख लोग ऐसे हैं जो अभी तक जिनको एचआईवी का पता नहीं है, जो ऐसे ही सोसाइटी में है जिनको पता नहीं कि उनको एचआईवी है, और वो शायद आगे चल के वो ट्रांसमिट भी करते हैं। जैसा मैंने बताया कि कोई भी आदमी हंसी खुशी ये ट्रांसमिशन दूसरे को करता नहीं है, उसको पता ही नहीं होता कि उसको एचआईवी है, और फिर उसके शरीर संबंध आ जाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट लेवल पे या पॉलिसी लेवल पे अपने को ये चाहिए कि डब्ल्यूएचओ ने जो हमको बोला है कि 90-90-90 प्रोग्राम इंडिया को फॉलो करना चाहिए। मतलब इंडिया को उसके जो एचआईवी पॉजिटिव है टोटल 24 लाख, उसमें से मिनिमम 90% को अभी तक आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। उस 90% में से लगभग 90% को ट्रीटमेंट चालू कर देनी चाहिए, और उस 90% में से भी 90% ऐसे हो जिनका वायरल लोड एचआईवी का टोटली जीरो हो या सप्रेस्ड हो ब्लड में। ये जब हम करेंगे तभी हम नए इन्फेक्शंस कम कर पाएंगे। हम पहुंच गए हैं क्या वो 90-90-90 टारगेट पे? तो नहीं पहुंच पाए। लगभग इंडिया में हम अभी तक 77% ही पेशेंट्स आइडेंटिफाई कर पाए हैं। मतलब 23% अभी तक एक चौथा ही भाग ऐसा है जिनको हम पकड़ नहीं पाए, जिनको हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए। उस 77% में से लगभग 80% ही लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं। सो बहुत बार आइडेंटिफाई करने के बाद भी लोग छूट रहे हैं जो ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, जो एचआईवी होके भी डिनायल में है कि मेरे को एचआईवी नहीं है, मैं ट्रीटमेंट नहीं लूंगा, या साइड इफेक्ट के कारण गोली बंद कर रहे हैं। और उसमें से भी 80% ही है जो सप्रेस कर पा रहे हैं। सो सिर्फ गोली चालू करना इंपॉर्टेंट नहीं है, वायरस को सप्रेस करना है। ऐसी ब्लड टेस्ट है जो बताती है कि वायरस सप्रेस्ड है कि नहीं ब्लड में। तो ये सब करना जरूरी है। इसलिए एज अ पॉलिसी लेवल
हम अभी भी पीछे चल रहे हैं 90 के। हमको बहुत ज्यादा टारगेट अचीव करना है और इसके लिए जो 25% लोग छूटे हुए हैं उनको पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है। इसलिए भी मैं अपील करता हूं गवर्नमेंट से कि आप टेस्टिंग बढ़ाइए, और पब्लिक से भी अपील करता हूं कि अगर जो मैंने बताया आपको वो आपके साथ कभी लाइफ में घटा है तो आगे आके एचआईवी का टेस्ट कीजिए, क्योंकि जितने जल्दी हम ये 90% लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, वैसे तो 100% आइडेंटिफाई करने हैं, लेकिन जितने जल्दी हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जितने जल्दी उनको ट्रीटमेंट दे पाएंगे और जितने जल्दी उनको सप्रेस कर पाएंगे, उतना ज्यादा अपनी इंडिया का एड्स का फ्यूचर ब्राइट होगा। हम उसको पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम करके उसको समाप्त कर पाएंगे। जी। और ये मैं यहाँ पर एंड कर रही हूँ डॉक्टर साहब। अगर आपको अपनी तरफ से कुछ करना है, मतलब इन टोटल जो हमने बात की उसके अलावा कुछ अगर आप अपनी तरफ से हमारे ऑडियंस को कहना चाहते हैं इसको लेकर, तो आप ज़रूर कह सकते हैं। जरूर। तो मैंने जैसे बताया कि अभी एचआईवी के लिए, एचआईवी इतनी खुखार बीमारी नहीं रही, ये क्रॉनिक मैनेजेबल इलनेस हो गई है। इस पे अच्छी ट्रीटमेंट, जिसको हम एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी बोलते हैं, वो अवेलेबल है। अगर आप वो ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं तो हम ताउम्र ये वायरस को सप्रेस्ड रख सकते हैं। लेकिन अभी भी इस बीमारी पे पूरा क्योर नहीं है, जड़ से मिटाने वाली कोई भी दवा अवेलेबल नहीं है, और एक 10 साल तो ये नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए एचआईवी का अंत जो है पूरी तरह होना, वो 2030 के बाद ही होगा। तब तक अपने पास अच्छी दवाइयां अवेलेबल है जो अपनी उस बीमारी को 2030 क्या 2050 तक भी सप्रेस्ड रख सकती है। ये दवाइयां हम सबको दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, जवान आदमी को दे सकते हैं, बूढ़ों को दे सकते हैं, प्रेग्नेंट महिलाओं को दे सकते हैं। और आज जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको हम गारंटी दे सकते हैं कि हम तुम्हारी जिंदगी सालों में नहीं दशकों में बढ़ा सकते हैं। 20 साल, 30 साल, 40 साल आपकी जिंदगी बढ़ सकती है, आपकी शादी हो सकती है। फिलहाल अभी एचआईवी पॉजिटिव मैरिज ब्यूरोज अवेलेबल है, तो आप दूसरे एचआईवी पॉजिटिव आदमी या औरत के साथ शादी कर सकते हैं। आपकी प्रेगनेंसी रह सकती है, होने वाले बच्चे को हम नेगेटिव कर सकते हैं, आप बड़ी जिंदगी जी सकते हैं। और जब आप ये जिंदगी जिएंगे तो आपकी इसमें डायबिटीज आएगा, ब्लड प्रेशर आएगा, दूसरी बीमारी आएंगी, वो भी हम मैनेज कर सकते हैं। इसलिए एचआईवी का जनरल आउटलुक ये बहुत ब्राइट है। इंडिया में अच्छी दवाइयां उपलब्ध है। अभी जो बचा है वो सोशल एक्सेप्टेंस एंड एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसलिए सोसाइटी को भी ये मानना पड़ेगा कि ये लोगों, जो 25 लाख लोग हैं इंडिया में, वो बहुत बड़ी तादाद में है, उनको हमको सामाजिक मान्यता देनी पड़ेगी, उन्हें समाज का हिस्सा बनाना पड़ेगा। जो थीम है इक्वलाइज, इक्वलाइज मतलब एंड डिस्क्रिमिनेशन, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। जो डिस्क्रिमिनेशन होती है कि एचआईवी पॉजिटिव है तो नौकरी से निकाल दो उसको, स्कूल, उसके बच्चों को स्कूल में एडमिशन मत दो, उसको घर मत दो भाड़े से, वो भी गवर्नमेंट प्रयत्न कर रही है एचआईवी एक्ट लाके। लेकिन ये समाज को सोचना पड़ेगा कि हमको भी कहीं ना कहीं आगे आके एक्शन लेना पड़ेगा। तभी हम 2030 में जब इसका पूरा इलाज आ जाएगा तब इस बीमारी को खत्म कर पाएंगे। जब तक हम ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं करेंगे, जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि ये बीमारी फैल रही है, और जो सर्टन पॉकेट्स है, मतलब सेक्स वर्कर्स हैं या ट्रक ड्राइवर्स हैं या मेल माइग्रेंट्स है, ये जो अपने समाज का भाग है, इनमें ये बीमारी ज्यादा देखी जाती है, वहां पे कॉन्सेंट्रेट करके उनको आइडेंटिफाई करके उनको ट्रीटमेंट चालू करना बहुत जरूरी है। सिमिलरली अभी आर्टिकल 377 जो होमोसेक्सुअलिटी से डील करता है वो सरकार ने स्क्रैप कर दिया है, और अभी होमोसेक्सुअलिटी को भी मान्यता दी है। उनमें भी ये बीमारी ज्यादा फैली जाती है, इसलिए उनको भी आइडेंटिफाई करना, जल्दी ट्रीटमेंट देना, समाज में उसको मान्यता देना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें बहुत काम करना है। आगे 10 साल हम अगर जी जान से काम करेंगे तो 2030 तक इस बीमारी को पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम के नाम से हम मिटा पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमित ड्रेविड, आपने इस बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात की और बहुत अच्छे से आपने चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, और ज़रूर हमारे ऑडियंस को जो आपने बातें बताई हैं उससे में भी वो मोटिवेट हों, और अगर वो अब तक हिचकिचा रहे हों तो वो ज़रूर एक स्टेप फॉरवर्ड लें। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर अमित, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आज के हेलो डॉक्टर में इतना ही। विंक म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, गाना.com और Jio7 पर भी हेलो डॉक्टर के एपिसोड्स आप सुन सकते हैं। और फिर भी अगर आप हमें नहीं ढूंढ पाए तो बस एक काम करना है, आपको गूगल पे बस लिख देना है हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो। अब दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।